बात है भारत के उस भूभाग की जो कभी मगध कहलाता था, जहां बुद्ध ने ज्ञान पाया, चाणक्य ने नीतियां रची और अशोक ने पूरी दुनिया को अहिंसा की राह सिखाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। वही बिहार जो कभी भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक राजधानी था। आज उसी बिहार को देश में जातिवादी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। बिहार की राजनीति को सही समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में लगी धूल को झाड़ना होगा। फिर देखना होगा कैसे यहाँ की जातिगत राजनीति महज चुनावी समीकरण नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना और सत्ता की भूख का नतीजा भी है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। आज बिहार में सियासत का हर दांव और हर चाल जाति के मोहरों पर टिका होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। आज से कई शताब्दियां पहले जब लिच्छवी जैसे गणराज अस्तित्व में थे, तब बिहार सामाजिक समानता और लोकतंत्र का जनक माना जाता था। मगर जैसे जैसे मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, समाज में जातियां और उनके बीच की खाई गहरी होती चली गई। आज़ादी के बाद जब भारत ने लोकतंत्र की राह पकड़ी, तब बिहार ने भी अपने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर श्री कृष्ण को चुना, जो भूमियार जाति से थे। श्री कृष्ण का दौर लगभग 15 सालों तक चला। उस समय कहा गया कि सत्ता पर भूमियारों का दबदबा था। जिनका बिहार में शिक्षा और जमीन पर कब्जा हुआ करता था, उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री बने अनुग्रह नारायण सिंह, जो राजपूत बिरादरी से आते थे। इस तरह सत्ता का पहला भागीदारी सवर्ण जातियों के हाथ में था, जिनमें भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ खास तौर पर शामिल थे। पर सवाल उठता है कि क्या ये बिहार का लोकतंत्र था? बिल्कुल नहीं। दरअसल यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। 1950 और 60 के दशक में जब लोकतंत्र गहराने लगा, तब धीरे धीरे पिछड़ी और दलित जातियां राजनीति के मंच पर चढ़ने लगीं। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ सामाजिक भेदभाव था, दूसरी ओर सत्ता की दीवारें भी काफी ऊंचे खड़ी थीं। 1960 का दशक बदलाव का दौर था। इसी दशक में कर्पूरी ठाकुर का उदय हुआ। ये एक नाई जाति से आने वाले नेता थे, जो सत्ता में पिछड़ों की आवाज बने। उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया और यहीं से जातिवादी राजनीति ने एक नया मोड़ लिया और यहाँ से सत्ता ने करवट लेनी शुरू कर दी। सत्ता का हस्तांतरण होने लगा। सवर्णों से हटकर कुर्मी, यादव, दलित जैसे वर्गों की तरफ सत्ता खिसकने लगी। समाज में नई ऊर्जा आई, पिछड़े जागने लगे, दलित भी बोलने लगे और सत्ता के गलियारों में नए चेहरे दिखने लगे। फिर आए लालू यादव। 1990 के दशक में जब मंडल राजनीति देश भर में बदलाव ला रही थी, तब बिहार में लालू यादव पिछड़े समुदाय के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। इनको तब नीतीश का भी साथ मिला और रामविलास पासवान का भी। तीनों अपने जेपी के शागिर्द थे। लेकिन आज पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ है, तो एक समय में अपने शर्तों पर बीजेपी का दामन थामने वाले, लालू को जेल भिजवाने वाले नीतीश कुमार राजनीतिक मजबूरियों की वजह से आज भी बीजेपी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। लालू ने अपने शासन में यादवों को सत्ता में सबसे बड़ा भागीदार बनाया। उन्हें लगता था कि पिछड़ी जातियां अगर सत्ता में नहीं आई तो सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। सामंती सोच रखने वाले समुदाय जो दलित पिछड़ों पर राज कर सत्ता में रहे, उन्हें ही दलित पिछड़े अब जवाब देने लगे थे। इसलिए सवाल ये भी उठा कि क्या सामाजिक न्याय के नाम पर दूसरी जातियों को हाशिए पर धकेल दिया गया। 1990 से 15 सालों तक लालू यादव की सरकार बिहार की सियासत में हावी रही। फिर 2005 में नीतीश कुमार आए, एक कुर्मी नेता जिन्हें सुशासन बाबू का तमगा मिला। बिहार में 2005 से लगातार आज तक नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। नीतीश ने लालू की राजनीति को जातिवाद कहते हुए खुद को उससे अलग करते हुए बताया कि वो विकास की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बिहार को बदलने की बात भी की, मगर सच्चाई ये है कि नीतीश भी हर फैसले में जातिगत गणित देखे बिना नहीं चलते। बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए थे। 2015 के चुनाव में जातिगत समीकरण बनाने के लिए दोनों एक साथ दिखे थे और बीजेपी के खिलाफ मैदान में खड़े थे। लेकिन अब फिर से बीजेपी के साथ हैं, मगर ये गठबंधन नहीं, जातिगत समीकरण साधने की राजनीति है। लेकिन क्या बिहार की जातिगत सियासत का बढ़ना सिर्फ नेताओं की गलती है? नहीं, समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। बिहार के गांवों से लेकर शहरों तक हर मतदाता सबसे पहले जाति देखता है। वोट विकास को नहीं, जाति को दिया जाता है। यही वजह है कि चुनाव के वक्त हर पार्टी सबसे पहले ये गिनती करती है कि किस इलाके में किस जाति की कितने वोटर हैं। 2023 में बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई और इसके आंकड़े जब सामने आए तो पूरी राजनीति हिल गई।
पता चला कि हिंदू पूरी आबादी का 81.09% है, जबकि मुसलमान 17.7% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। जातिगत बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी बिहार की सबसे बड़ी आबादी है 36.01%, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और सवर्ण जातियां सिर्फ 15.5%। यानी कुल मिलाकर 85% आबादी वह है जो कभी हाशिए पर थी। यही वो आंकड़े हैं जिसने राजनीतिक दलों को नए समीकरण बनाने पर मजबूर कर दिया। अब जो पार्टी ईबीसी को साधेगी वही बिहार की सत्ता में टिकेगी। अब यादव, कुशवाहा, कुर्मी, रविदास, मल्लाह, पासी, चर्मकार, मुसहर ये सब सत्ता के नए सेंटर हैं। जातिगत जनगणना के आंकड़े ने यह भी बताया कि ब्राह्मण सिर्फ 3.65% हैं, भूमियार 2.86% हैं और राजपूत 3.45% हैं। यानी जिन जातियों ने दशकों तक सत्ता चलाई अब वे संख्या के लिहाज से बहुत पीछे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े बिहार की राजनीति को विकास की ओर ले जाएंगे या जातिवाद की दलदल और गहरी होगी। बिहार के पास नालंदा और विक्रमशिला जैसी दुनिया की सबसे पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, मगर आज वही बिहार शिक्षा में सबसे पीछे है। बिहार में लाखों युवा बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं, सड़कें टूटी हैं, अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं और कारोबार गायब है। लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं होती। बात होती है कौन यादव है, कौन भूमियार है, कौन ईबीसी है। राजनीतिक दल आज भी जाति के आधार पर टिकट देते हैं। एक यादव नेता यादव इलाके से, एक कुर्मी नेता कुर्मी बहुल सीट से, और यही गणित विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चलता है। चुनाव दर चुनाव ये सिद्ध होता गया है कि बिहार में विकास से ज्यादा असर जातिगत समीकरण डालते हैं। अब 2025 का चुनाव नजदीक है, बिहार की हवा फिर बदल रही है, महागठबंधन फिर से समीकरण बना रहा है, एनडीए जातिगत समीकरण को नए सिरे से समझ रहा है और मतदाता वो अब भी सोच रहे हैं कि मेरी जाति का कौन है। लेकिन इस बार शायद सवाल बदलना चाहिए, क्या विकास की राजनीति कभी जातिवाद से आगे निकल पाएगी? क्या कोई नेता ये कहने की हिम्मत करेगा कि हम वोट जाति और धर्म पर नहीं, काम पर मांगेंगे? अगर बिहार को अपने गौरवशाली अतीत की ओर लौटना है और नालंदा की तरह ज्ञान का केंद्र बनना है तो उसे पहले जाति के घेरे से निकलना होगा, क्योंकि सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन जातिवाद का ये जहर अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी विकास को तरसेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।